आज आ गया बहुत पहले। गुरजारा प्रतिहारा, इससे पहले पाल हो गया सर। आप कहा थे सर? पाल की जगह खत्म हो गया सर। पाला आर्ट्स हो गया सर। अच्छा अच्छा, बाकी बच्चों को पता है आज मध्यकालीन भारत है तो नहीं आया अभी तक। मैडम आप पहले क्लास करी है क्या? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? तो मैडम ऐसे बोलेगा पाल आर्ट किया था आपने, राइजुल इस्लाम किया था आपने, तो कैसे होगा सर? तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? इतिहास एक सब्जेक्ट है ना, कहानी है ना सर, कहानियों का संग्रह है इतिहास। गर्मी कुछ थोड़ा कम है, ज्यादा है? हम लोग इसलिए आपको क्यों ज्यादा है यार। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप क्लास में सभी अपने समय पर आए। तो अभी तक की क्या कहानी रही है, कुछ बताएंगे सर आप? हाँ यस, अब तक की क्या कहानी रही है? हाँ जी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। श्वेता कुमारी, क्लास क्यों नहीं आती हो? ऑनलाइन में कैसे चलेगा? I want to see your presence, ma'am. Why are you not coming on offline classes? What is the reason, ma'am? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? And there is some logistics problem. One should always come in offline class. Offline class क्यों आना चाहिए सर? इससे इंटरेक्शन होता है ना, है कि नहीं? चलिए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। उसमें हमारा आखिरी कड़ी बाकी था। राष्ट्रकूटा हो गया, पाला हो गया और गुर्जर प्रतिहारा बचा हुआ। पाल हो गया, हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा। अब गुर्जारा प्रतिहारा पे आते हैं सर। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में जो कि 2 फेजेस में हुआ, पहले फेज में राष्ट्रकूटास वर डोमिनेंट, सेकेंड फेज में भी राष्ट्रकूटास डोमिनेंट थे। हाँ जी मैम, आई सेकेंड फेज में भी राष्ट्रकूटास डोमिनेंट थे। आइए सर, कहाँ थे सर आप ही का इंतजार कर रहे थे। जब तक सर नहीं आएंगे तो पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। हमने कहा सर नहीं आएंगे तो सर के दोस्त कैसे आएंगे? मॉर्निंग चले स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था उसमें राष्ट्रकूटास पहले फेज में डोमिनेंट थे। धर्मपाल ने मौके का फायदा उठाया। सेकेंड फेज में भी हमको पता चलता है कि उनके जो बेटे हैं, ध्रुवा के बेटे, वो डोमिनेंट होते हैं। लेकिन फाइनली कौन जीतता है? गुर्जारा प्रतिहारा। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई गुर्जारा प्रतिहारा, जो आपके ये गुर्जारा प्रतिहारा है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? गुर्जारा प्रतिहारा आपको इतने इंपॉर्टेंट क्यों नजर आते हैं? मैं आपको मैप दिखाता हूँ एंड देन आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है। गुर्जारा प्रतिहारा इज समवेयर हियर, ठीक है। पाला इज समवेयर हियर एंड उसको राष्ट्रकूटा इज समवेयर हियर। अब मुझे बताइए कि प्रतिहारास के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। हेलो रश्मि सर, I also work in my clinic. If there is patient, I have to come here.
I will try to be in tomorrow's class offline. Okay, Shweta. Okay. जी बताइए, प्रतिहारा गुर्जारा प्रतिहारास के लिए चैलेंजेस क्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अरबी है और तुर्की भी है। अरबी ने तो पहले कॉन्क्वेस्ट कर दिया मोहम्मद बिन कासिम के फॉर्म में, पर वो सिंध तक रहे। अब तुर्की है जो बहुत खतरनाक हो चुके हैं, जो यहाँ से अपनी ताक जमाए बैठे हैं कि किसी तरीके से हम अटैक करेंगे। तो हिंदू शाही, मुल्तान और सिंध, ये तीन रोकने वाले हैं। सिंध में भी अरबी आ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम के फॉर्म में। चचा रूलर हुआ करते थे यहाँ पर, चाचा या चाचा रूलर हुआ करते थे। कौन थे वो? दाहिर। उसको रिप्लेस किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो अरबी था। वो अंदर घुस नहीं पाया था क्योंकि गुर्जारा प्रतिहारा ने रोक दिया था उनको। गुर्जारा प्रतिहारा को बाहर से नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी आक्रमण को भी झेलना है। अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेज तो समझ में आ गया अपने लोकेशन की वजह से कि जो उत्तर पश्चिम का जो आक्रमण होगा उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? गुर्जारा प्रतिहारा की होगी। अब कुछ पॉजिटिव बात बताइए जिससे फायदा हो सकता है। एक तो पहली बात तो गुजरात है इसके पास, तो ट्रेड रूट है, तो पैसा है इसके पास। और कुछ बताइए। और ये इसके लिए डिसएडवांटेज भी है क्योंकि भैया गुजरात में हर आदमी आक्रमण करना चाहता है। अभी मैं बताऊंगा, अभी जस्ट इसके बाद फिर से हम लोग गजनाविद और घुरिद पर आएंगे, समझे? गजनावत की कॉपी करेंगे घुरिद और किस तरीके से मूंगी खाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? पहले अब एडवांटेज बताइए। एक तो गुजरात है इनके पास, तो मेन ट्रेड रूट का मेन पॉइंट इनके पास है। और कुछ बताइए। ठीक है, फर्टाइल लैंड मान लिया आपने, कहा तो मैंने मान लिया। और कुछ बताइए। अरबी घोड़े, अगर सिंध से अरब हैं यहाँ पर तो वो अपने अरबी घोड़े भी लेकर आएंगे। जिन घोड़ों के बदौलत तुर्की जीते हैं, गजनाविद क्यों जीत पाया भारत में? 17 रेड्स किए गजनाविद ने। उसका क्या कारण रहा है? उनके पास फास्ट मूविंग कैवलरी है। फास्ट मूविंग कैवलरी क्यों है? क्योंकि उनके पास अरबी घोड़े हैं। अरबी फारसी घोड़ों का बड़ा डिमांड है। मैम बात बुझी कि नहीं बुझी? और ये लोग घोड़ों पे चलकर बहुत तेजी से जाते हैं, आक्रमण करके वापस लौट आते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इनके पास? सर यू आर न्यू इन द क्लास और व्हाट? सर यू टू, आप दोनों नए बालक हैं। आपको मैंने कहीं देखा है, आप क्लास किए हैं क्या मेरी? हाँ, लेकिन आप तो नए बालक हैं। आप नए हैं, मेरी क्लास किया आपने? तो इनके पास एडवांटेज क्या है? एक तो गुजरात है इनके पास, और दूसरा अरबी हॉर्सेस। इसका मतलब ये भी फास्ट मूव कर सकते हैं। These are the advantages with the गुर्जारा प्रतिहारा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जब भी कोई आक्रमण होगा सबसे पहले गुर्जारा प्रतिहारा को झेलना होगा। नहीं, इसलिए कई बार इनको द्वारपाल भी कहा जाता है। नहीं है? सामने दिख रहा है? प्रतिहारा को बहुत झेलना है। पर प्रतिहारा से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फ्यूडलिज्म, सामंतवादी प्रथा। फ्यूडलिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद प्रतिहारास। क्या है? ये बड़ा एम्पायर है, इन्होंने क्या कर रखा है? छोटे छोटे एम्पायर बांट रखा है। क्या भाई एक काम कर, सैलरी नहीं दे पाऊंगा, जगीर दे रहा हूं तुमको। अब फ्यूडलिज्म के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है आप बताइएगा जी? सर, अगर एम्पायर खत्म होता है तो छोटे छोटे एम्पायर खत्म होते हैं। क्यों एम्पायर खत्म क्यों हुआ? अब इतने फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, हर आदमी 10-10 सैनिक भी दे देगा। अगर 10 है तो 100 सैनिक मिल जाएगा, फिर एम्पायर ऐसा नहीं मिल पाएगा ना, इतने सारे आदमी है तो बीच में जो रखते हैं वो किंग का पैसा ले जाते हैं। सही बात है। जिन टेरिटरीज पर, जिन खलीसा लैंड पर जो किंग की टेरिटरी है उस पर अगर आप फ्यूडल लॉर्ड बिठा देंगे तो फ्यूडल लॉर्ड के सहारे आप रहेंगे।
कि बेटा तुम कलेक्ट करो, थोड़ा पैसा हमको दो, वो थोड़ा ही देंगे, मोटा हिस्सा तो वो खुद रख लेंगे। तो धीमे धीमे जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास पैसा कम पहुंचेगा, जब पैसा कम पहुंचेगा तो वो वीक होता चला जाएगा, उसकी आर्मी भी कमजोर होगी, और आर्मी के लिए उनको अपने फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यही फ्यूडल लॉर्ड्स जब गुरजारा पतियाला अंपायर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कमजोर पड़ जाएगा, यही फ्यूडल लॉर्ड अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कर लेंगे, आजाद कर लेंगे, ऐसे ना, और यही राजपूत कहलाएंगे। बात समझे कि नहीं? चहमनास, कालचुलीस, बुंदेलास, तोमर, परमार, समझे बात हो कि नहीं? और ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा एम्पायर हम कंसोलिडेट कर ले, पर एक फ्यूडल लॉर्ड को लग रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। जैसे हर बार यूपीएससी एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला देता है वो कहता है सबसे होशियार तो हम ही है, बाकी लोग तो तैयारी किए ही नहीं है। आइए सर, बाकी लोग तो तैयारी किए ही नहीं है। एक फ्यूडल लॉर्ड, एक राजपूत सोच रहा है कि भैया सबसे पावरफुल हम है, तोमर सोच रहा है सबसे पावरफुल हम है, चौहान सोच रहा है सबसे पावरफुल हम है, नहीं समझी? तो कोई कहेगा मुझे कन्नौज चाहिए, मुझे भटिंडा चाहिए, मुझे पेशावर चाहिए। ये राजपूत ये भूल जा रहे हैं कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर पाल वंश में इस प्रकार की सामंतवादी प्रथा आता है, फ्यूडलिज्म आता है, तो पाल बेयर कर सकता है, क्योंकि दे आर नॉट सिचुएटेड एट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, दे आर सिचुएटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो पालों के पास यथास्थिति बनाने का मौका है। पालों के पास फ्यूडल लॉर्ड्स में आपसी एस्पिरेशन होना, आपसी कंपटीशन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गुर्जार प्रतिहारों की वो बात नहीं है, वो उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ और है। अगर हर राजपूत ये सोचेगा कि मेरा किंगडम एस्टैब्लिश हो, दूसरे का ना हो, तो ये जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है, ये जो म्यूचुअल कंपटीशन है, ये बढ़ेगा, और यही कंपटीशन आपको डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाएगा। तब अगर कोई कॉमन एनिमी आया तो आप एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नहीं समझा बात को? अरे दादा, तुम्हारे क्लास में अगर आपसी कंपटीशन होगा और ये बात अगर मुझे मालूम चल जाता है तो मैं इसे एक्सप्लॉइट करूंगा, मैं तुम्हारी मदद लेकर इनसे अटैक करूंगा, इन पर अटैक करूंगा। तो राजपूतों को चाहिए कि एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करके रखें, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम भारत है, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति जो है वो डिसइंटीग्रेशन वाला है, इसीलिए समस्याएं ज्यादा है। नहीं ज्यादा है बाबू? नहीं समझा बात को? अरे तुम दोनों दोस्त बहुत पावरफुल हो, अब मुझे पता है कि तुम दोनों में बिल्कुल बनती नहीं है, मैं आऊंगा तुमसे दोस्ती करके इस पर अटैक कर दूंगा। तुम कहा हाँ मार इसको, मार, बहुत ही बनता था, मार इसको, नहीं तो कचरे, हम भी 2-3 थप्पड़ मारे। नहीं समझ रहे मैडम? यही कारण है इस्लामिक इन्वेजन का। सुनिएगा, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं और जब यहां पे राजपूत आते हैं, तो गजनाविद के आने से पहले जब तक अरबियों ने इनके साथ ट्रेड किया, तब तक इनके दिमाग में वो मौर्य वंश और नंद वंश चल रहा था कि भैया इनके पास बहुत घोड़े हैं, इन पे अटैक मत कर दो। तब तक अरबी भी शांत थे। नहीं समझा? लेकिन एक बार गजनाविद अंदर घुस जाएंगे, अरे वो जाएगा वापस, आवे इनमें आपसी इंटीग्रेशन है ही नहीं। वो एक बार नहीं आएगा, 17 बार आएगा, वो रेस्टोरेंट का विजिट हो जाएगा सर।
गए, खा पी कर आ गए वापस। तो जब 17 बार इन्वेट कर देगा गजनावेद, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा अबे इनमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत ही वीक पावर है। तो ये गुलित के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अरबियों के दिमाग में तो ये चल रहा ना भाई, तो नंद वंश है, 1000 हाथियां, 2-3 हजार हाथियां हैं। तो वो जो पुराना इनके साथ जो जो इनका यूफोरिया चल रहा था, वो अरबियों तक तो चल पाया। तुर्की जब पहली बार कहेगा भाई चलो देखते हैं क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो इनको पता जाए तो मजे में हिंदू शाही को हराए हैं आनंदपाल, और फिर घुस गए अंदर। तो फिर वो जो पुराना जो प्रेस्टीज चल रहा था कि भाई ये तो नंद है, 1000-3000 घोड़े हैं इनके पास, 4000 हाथियां हैं, ये जो कंसेप्ट था ना जो इनके दिमाग में बैठा हुआ था, वो खत्म हो गया। एक बार घुस गए अंदर, वो घुसते रहे घुसते रहे घुसते रहे घुसते रहे घुसते रहे, और राजपूत कभी यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजपूतों के साथ यही रही। दे आर द पावरफुल वैरियर। जिस तरह से मुगलों के साथ लड़े, मुगलों में भी दिक्कत यही था, आमेर साथ हो रहा है तो मारवाड़ साथ नहीं दे रहा। फिर भी मुगलों के सामने वो यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करे, इसीलिए अकबर के सामने भी, बाबर के सामने भी, अरे भाई बाबर मेदिनी राय को हरा दिया, कौन था? राजपूत था। राणा संगा को हरा दिया, राजपूत था। भाई राणा संगा को आपने हरा कैसे दिया मेदिनी राय के होते हुए? नहीं समझा बात को? एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करना चाहिए था कि नहीं? पांव जमा कैसे लिया? बात समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यही ये जो यूनाइटेड फ्रंट नहीं क्रिएट किया गया है, यही इस्लामिक इन्वेजन का कारण बना है। वरना राजपूत अपने आप को कंसोलिडेट कर लेते मदर इंडिया में, कोई एक पावर मानते हुए। तो प्रॉब्लम है कि वो एक पावर कौन सा होगा? चौहान बोलेंगे वो एक पावर हम बनेंगे, तोमर बोलेंगे हम होंगे, कालचुड़ीस बोलेंगे हम होंगे, बुंदेला बोलेंगे हम होंगे। कैसे क्रिएट करोगे यूनाइटेड फ्रंट? वो कभी क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए टू मैनी पावरफुल पीपल लीड टू फ्रेगमेंटेशन। प्लेंटी ऑफ टू मैनी की प्रॉब्लम है यहां पर। नहीं समझा बात को? समझ रहे हो मैंने क्या बताया? मैंने तुम्हें पूरा क्रक्स ही बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम है यहां पर। समझ रहे हो? अच्छा, ये राजपूत भी अपने किंगडम में छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स बनाएंगे, वो अलग ताक में है, और कमजोर होंगे वो। पाला इस जगह पर है ना, ट्रेड नहीं, ये तो ट्रेड है ना, इनके पास ट्रेड है, अरबी घोड़े हैं, पाला के पास वो बात नहीं है। अब पाला क्यों करेंगे? पाला का तो ईस्टर्न पार्ट में है, अटैक तो यहां से हो रहा है। अब पाला तो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे ना, बाद में खत्म हो जाएंगे पाल। जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा तो पाल भी खत्म होंगे, राजपूतान भी खत्म होंगे, फिर बाद में चालुक्य फिर आएंगे, कल्याणी चालुक्य। जो बच जाएगा वो पूरे के पूरे उत्तर भारत में बच कौन जाएगा? गुर्जारा प्रतिहारा। उसको भी गुर्जारा प्रतिहारा वीक हो जाएंगे, तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कई राजपूत। अभी मैं आगे वही दिखाने वाला, समझा बात को? ये देखो अभी दिखाऊंगा मैं। तो जो आपके टूटे हुए किंगडम है ना कई सारे राजपूतों के, वो मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पाल में भी था, लेकिन पाल उस जगह पे ससेप्टेबल नहीं था, तो पूरे इंडिया में ही चल रहा था। अरे दंडी दुर्गा भी चिफ्टन ही था, जिसने ये राजपूत एम्पायर स्टैब्लिश किया था। अच्छा और छोड़ो, जो तुम्हारा महमूद गजनी था, वो भी ससानिद एम्पायर का एक गवर्नर ही था, जो गजनी पर था। समझा बातों की नहीं? तो वो भी एक फ्यूडल का ही नतीजा था, वो भी एक छोटा सा गवर्नर था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। अभी आगे आते हैं, अभी छोड़ो छोटा, आगे आओ।
गुरजारा प्रतिहारा, गुरजारा प्रतिहारा की जो जिन्होंने इस डायनेस्टी को बनाया था वो थे नागभट्ट वन। इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स। नागभट्ट वन जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ। अच्छा बताइए तो पाल वंश के कौन थे? गोपाल, ठीक है। राजपूत के दंडी दुर्गा, और इसके नागभट्ट वन। अच्छा, जिस प्रकार पाल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे धर्मपाल, गोपाल धर्मपाल, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार राजपूतों के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? शनिडुल के अलावा ध्रुवा, गोपाल श्री, कृष्णा, ये सब इंपॉर्टेंट शासक थे। वैसे ही इनका जो है नागभट्ट वन के अलावा जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है मिहिर भोज। कहते कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कहते ना, अजीब सा है ये, थोड़ा कास्टिस्ट भी वो है, थोड़ा कास्टिस्ट ये आता है। लेकिन ये जो कहां राजा भोज जो कहते हैं ना, ये वही भोज है। एक और भोज हुए हैं जिसके नाम पर भोपाल बना है, भोजपाल से भोपाल बना है। मध्य प्रदेश की तरफ शासन करते थे वो। समझ में आ गया कि नहीं? मिहिर भोज इनके बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ध्रुवा का कंपेयर आप मिहिर भोज से कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रतिहार जो थे रेसिस्टेड अ लॉट ऑफ अरब इनकर्शंस, मैंने पहले बताया था। समझ में आ गया? फ्रॉम सिंध, क्यों सिंध में? क्योंकि सिंध में ही जो है ताहिर को रिप्लेस करके मोहम्मद बिन कासिम आए थे। सिंध से बहुत बार अरबी इन्वेजन हुआ है, बहुत बार अरबी इंकर्शन हुआ है। समझ पा रहा है? और अरबियों को हराया भी है। तो सामने वाले को लग रहा है भाई अंदर घुसने का नहीं, ये वो लोग नहीं है सिंध की तरह। तो गुरजारा प्रतिहारा उससे पावरफुल था भाई। ये तो आपसी लड़ाई में कमजोर हो गए ना, नहीं समझे बात को? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल नहीं होता ना सर, मैं आपको बता रहा हूं। आपके भारतीय इतिहास कुछ और ही होता। ना गजनावी दाए होते, ना घोरी दाए होते, ना दिल्ली सुल्तान होते, ना ही मुगल होता। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ने 3 मेजर डायनेस्टीज को बहुत वीक कर दिया, और गुरजार प्रतिहार को इतना वीक कर दिया कि वो डिसइंटीग्रेट होना पड़ गया उन्हें। और ना अंग्रेज भी ये भी था, ना फरमान मिलता जहांगीर से, ना फारूक सियार दस्तक देते। बात समझे कि नहीं? पाल वहां पे मजबूत होते। बात को जरा समझिए, लिंक करिए, इतिहास का सूरत ही बदल जाता। जैसे इंदिरा गांधी अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में नहीं आई होती तो इतिहास का स्वरूप कुछ और होता, ना इमरजेंसी होता, ना कांग्रेस बढ़ता। चल ये चीज समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है कई बार अरबियों ने कुछ कह नहीं सकते इस बात पे, उसमें तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। वो इंदिरा गांधी तो बाद में आई थी यार, पहले ही बढ़ गया था पार्टी। अच्छा तो किसी इतिहास से बोल रहे हो कि ना अंग्रेज आते हैं, ना पाकिस्तान बढ़ता, ना डिवाइड रूल की पॉलिसी होती, ना 1857 की क्रांति होती, सब बदल गया होता। क्यों? सूरत ही बदल गया होता। अब पता नहीं यार क्या होता। चलो इधर देखो, मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एक सवाल यूपीएससी ने पूछ दिया था कि अगर भारतीय लैंडस्केप पर महात्मा गांधी ना होते तो हमारी आजादी कैसी होती। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, शायद 15 या 16 में पूछा है, 15 में पूछा है। यूपीएससी का क्वेश्चन है पेपर 1 का कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो हमारी आजादी कैसी होती। अब वो मालूम नहीं, मैंने चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इसीलिए मैंने आपके सामने यह बात रखा। अब चूंकि यूपीएससी पूछता है तो आप यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी अब उन्हीं चरम कदमों में चल रहा है सर। पीछे कर रहा है कि नहीं यूपीएससी का? पहले कभी आपसे टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा गया था क्या? यूपीएससी 68 यूपीएससी, भैया टेम्पल आर्किटेक्चर बताइए उत्तर भारत का, पूछा है कि नहीं? यूपीएससी ने पूछा कि नहीं? हालांकि वो शॉर्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, शॉर्ट नहीं था, 38 नंबर में था, 38 या 8 इन दोनों में नंबरों में था। ठीक है,
Many times the Rashtrakuta ruler Dhruva and Gopala III defeated Pratyahara. वो तो आपको पता है, कई बार हराया भी है और कई बार हारे भी हैं, पर एक बात बताएं, राष्ट्रकूटा वेरी पावरफुल। क्यों राष्ट्रकूटा बहुत पावरफुल थे? इनके पास तो मात्र गुजरात था मेरे भाई, इनके पास ईस्टर्न और वेस्टर्न पूरा कोस्ट था, पूरा पैसा आता था इनके पास, समझ रहे बात तो कि नहीं? इसीलिए बहुत पावरफुल थे। यही कारण तो था कि हर्षवर्धन भी चाह रहा था कि दक्षिण भारत में हम आए, नहीं, इसीलिए कह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, मिहिर भोज, मैंने क्या बताया था? मिहिर भोज कैन बी कंपेयर्ड विथ ध्रुवा। ध्रुवा के साथ आप इनको कंपेयर कर सकते हो। मिहिर भोज का कंपैरिजन आप धर्मपाल के साथ कर सकते हो। यानी अगर आपको टाइप पार्टाइट स्ट्रगल में 2-3 लोगों का हो तो आप 3-4 राजाओं का नाम याद रख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक मिहिर भोज याद रख लीजिए, एक वसराज याद रख लीजिए गुजरात पतियारा से, एक धर्मपाल याद रख लीजिए, एक देवपाल पाला से याद कर लीजिए, और एक ध्रुवा याद कर लीजिए, उधर से कृष्णा और गोपाल याद रख लीजिए। ये 3-4-6 रूल अगर आपने याद कर लिया ना, आपका काम हो गया, आपको ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आपको क्या कह रहा हूं मैं? मिहिर भोज वाज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पतियारा एम्पायर। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताइए, इस समय में ग्रेटेस्ट किसे माना जाएगा? आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, किसे ग्रेटेस्ट मानोगे? जल्दी, क्या चल रहा है यहाँ पर? नहीं, ग्रेटेस्ट गुजारा पटियाला में मिहिर भोज को ग्रेटेस्ट क्यों माना जा रहा है? अरे बाबा, तुम लड़ किस ले रहे हो? जो कन्नौज जीत लेगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पर भोजा रिकवर्ड कन्नौज इन 836 और उसको अपना कैपिटल बना लिया। अब किसने रिकवर कर लिया? धर्मपाल महान क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वापस ध्रुवा के जाने पर धर्मपाल ने कब्जा कर लिया था कन्नौज पे, तो जिसने भी कन्नौज जीत लिया वो क्या हो जाएगा? वो पावरफुल माना जाएगा। कन्नौज भी इसने कन्नौज जीता ही नहीं, उसको अपना राजधानी बना दिया। अब देखिए, पाला फिर भी बेस्ट लोकेटेड है सिंस इट इज वेरी नियर टू कन्नौज, लेकिन प्रतिहारों के लिए इतना आसान नहीं है और राजपूतों के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? ध्रुवा, देखो सुनो इधर, पालों के लिए थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि पालों को पूर्वी भारत से आक्रमण का डर नहीं है, वो चाहे तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना सकते हैं, चल जाएगा। हालांकि पालों की बस की बात भी नहीं थी। जब भी धर्मपाल अपना कोई शासक छोड़कर जा रहा था कन्नौज में, वापस कन्नौज जीत लिया जाता। तो दिक्कत क्या है कि इन तीनों पावर का मेन सीट जो है ना, वो कन्नौज से बहुत दूर है, इसीलिए राजा वहां जाकर बैठ नहीं सकता। और प्रतिहारों के लिए और ऑल द मोर डिफिकल्ट है, क्योंकि उसे तो अरबी इंटरसेप्शन भी देखना है। उसे कहा कि भाई अगर हम कन्नौज पे गए तो कोई भी अरबी आकर आक्रमण कर जाएगा, और आपको तुर्की भी आने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको। इसने अपना कैपिटल बता दिया, हालांकि इसने अपने आप को ईस्टवर्ड और भी एनेक्स करने की कोशिश किया, देवपाल वगैरह को भी जीतने की कोशिश किया, पर ये हो नहीं पाया इनसे। राष्ट्रकूटों ने इनको एकदम दबा के रखा। जैसे ही नर्मदा नदी क्रॉस कर रहे थे, राष्ट्रकूटों के पास आ रहे थे, राष्ट्रकूटों बेटा ऊपर निकल लियो, हर्षवर्धन को तो आने दिए, तुम हमारे पास आओगे। और कभी भी जो है गुजारा प्रतिहारा नर्मदा के साउथ नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, वहां पे राष्ट्रकूटास का जो था वो पावरफुल डोमेन था। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसके अलावा जो है प्रतिहारों के पास जो भी जीते हैं वो, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, Pratyahara had good sturdy cavalry as they imported horses from Arabia and Central Asia. इसी वजह से ये इतने पावरफुल, इतने डोमिनेंट हो पाए। मिहिर भोज जो है वो 885 में चले गए और इनके बेटे जो है महेंद्र पाल वन आए। हालांकि मिहिर भोज के बाद कोई इतना पावरफुल नहीं आता है। जो आएगा आपको, वो आएगा आपको वसराज। वसराज से डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग ललकार में डिस्कस कर रहे थे, अल मसूदी। अल मसूदी इन्हीं के समय में आया था। अल मसूदी हैज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स के बारे में बताने वाले सबसे पहले अल मसूदी थे। समझ में आ रहा है? अरबी इतने डोमिनेट क्यों कर पाए? कभी आपने सोचा ट्रेड वेट में? अरबी बहुत डोमिनेट किए हैं। जब पुर्तगाली भारत में आए हैं 1498 में,
उनकी सबसे पहली लड़ाई अरबियों से हुई है। कुछ कुछ और सोचो, कुछ और थोड़ा सोचो, अरबी क्यों इतने डोमिनेट कर पाए, बाकी नहीं कर पाए? ट्रेड रूट में, ज्योग्राफी सोचो भैया। अरबी बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहे थे, उन्हें इतना पता था कि किस सीजन में जाना है, किस सीजन में हमें मॉनसून विंड फेस करना पड़ेगा। ये पुर्तगालियों के लिए बहुत नया था, समझ में आ रहा है? इसीलिए पुर्तगाली बाकियों से नहीं लड़ते हैं, इजिप्टियन से लड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। बैटल ऑफ चौल में जरूर लड़ते हैं वो, लेकिन उनकी जो असली लड़ाई होती है वो अरबियों से होती है। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों को पता है कि भाई इनके होते हुए ट्रेड करना मुश्किल है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए अरबी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत डोमिनेट कर पाए काफी लंबे अरसे तक। समझा बातों की नहीं? और चूंकि अरबी बहुत लंबे अरसे तक भारत में ट्रेड किए, इसीलिए उनको लगता था कि अपने जजमान को दुखी करके क्यों रखना। इसीलिए इन्होंने कभी भी एनेक्सेशन की सोचा ही नहीं कि जब वैसे ही ट्रेड कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं, तो काहे को इंटरनल पॉलिटिक्स में लेकर अपना नुकसान करना। इसीलिए अरबियों ने भारत में हमेशा भारत को जिम्मी बना के रखने की कोशिश किया। जिम्मी मतलब होता है दी प्रोटेक्टरेट, इसको आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं ताकि हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखे। तो अरबी वाज बेसिकली इंटरेस्टेड इन ट्रेड। अरबियों को कोई मतलब नहीं है कि उनको टेरिटरी एक्सटेंड करना है, ये तो तुर्कियों को लगेगा। अच्छा, तुर्की भी शुरुआत में नहीं रूल करना चाह रहा है, तुर्की को लूटना है। अभी आगे आएंगे, उसी पर हम आ रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, टॉपिक हमारा जो है वो तुर्की है। अच्छा, एक और बात, प्रतिहार के किंगडम में ही जो है आर्ट एंड कल्चर बहुत डोमिनेट किया। एक बात और, गुरजारा प्रतिहारा ही वो थे जिन्होंने अरबियों को कहा कि हमारे यहाँ मैथ्स ये है, हमारे यहाँ साइंस ये है। यही अरबी जो ये मोहम्मद बिन कासिम के फॉर्म में आ रहे हैं और उनके सक्सेसर्स इन्हीं आर्ट एंड कल्चर को देखकर क्या करेंगे, अरबियों को बताएंगे कि भारत में ये सब है। तो उनका आर्ट एंड कल्चर भी डोमिनेट कर, उनका आर्ट एंड कल्चर भी प्रोमिनेंट होगा, उनके यहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, वो हमारे भारत से ही लेकर जाएंगे। बात समझे कि नहीं? पर गुजारा पथियारा के कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे, उनका नाम था राजशेखर कर्पूर मंजरी। समझ में आ गया कि नहीं? कर्पूर मंजरी के जो लेखक है राजशेखर, वो इन्हीं के कोर्ट में है। आप सोच सकते कितना जबरदस्त ये है। प्रतिहारा ने कई सारे टेम्पल्स भी कन्नौज में बनाए, क्योंकि कन्नौज को कैपिटल के फॉर्म में इन्होंने ही रखा था। आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज अल मसूदी ने, ध्यान सुनना, अल मसूदी ने गुरजारा प्रतिहारा को अल गुज्र कहा है। इसलिए अरबी मैप अगर देखेंगे ना, तो जो भारत का जो गुजराती वाला पार्ट है वहां पर अल गुज्र लिखा रहता है, अल गुज्र कहा है। समझे बातों की नहीं? उन्होंने बताया कि भाई जैसे नहीं था वो जो क्या नाम है उसका यार, ये जो फायान और ये एरियान वगैरह आए थे तो बोले थे कि अरे ये तो गजब का बनाती है तुम्हारा महल। वैसे अल मसूदी ने लिखा कि भाई ये तो गजब का किंगडम है, इसकी कंपैरिजन तुम सफानी के एम्पायर से कर सकते हो। ऐसा करके बोल रहे हैं अभी, समझ लो बातों को। तो बड़ी तारीफ करी है इसके बारे में इन्होंने, अल मसूदी ने, कि भाई इनका बहुत तगड़ा सिस्टम। लेकिन धीमे धीमे जब युद्ध बढ़ने लगा तो गुरजारा प्रतिहारा वीक पड़ने लगा। मैं दिखाता हूं आपको। देखो, पहला फेज ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ है, इसमें ध्रुवा विक्टोरियस रहा है। ध्रुवा के मरने के बाद उसके बेटे विक्टोरियस रहे हैं। कोई खासा गुरजारा प्रतिहारा जीतने पर आखिरी स्टेज में गुरजारा प्रतिहारा जो है वसराज के फॉर्म में डोमिनेट करता है। तो सेकेंड फेज होता है, सेकेंड फेज में जो है फाइनली नागभट्ट डिफीटेड धर्मपाल एंड वहीं के बाद जो होता है क्या होता है, सेकेंड फेज जो होता है उसी में तुम्हारा गुरजारा प्रतिहारा जो है कन्नौज को जीत लेता है और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल खत्म हो जाता है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल खत्म होते ही राजपूत कमजोर पड़ के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पाल कमजोर पड़ के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और गुरजारा प्रतिहारा जो है वो कई किंगडम में, राजपूत किंगडम में डेवलप हो जाता है। देखो ये देखो, ये गुरजारा प्रतिहारा का अंपायर है। राजपूता पाला को जीत लिया पूरी तरीके से, पूरा गुरजारा प्रतिहारा नॉर्थ ये नर्दर्न एरिया में आ गया। अब देखो क्या होगा। देखो, गुरजारा प्रतिहारा जब वीक पड़ा
उनके फ्यूडेटरीज जो है वो परमार, सोलंकी, चंदेला, गढ़वाला, चैमनास, चौहान, ये सब डिसइंटीग्रेट हो गए। और ये देखो, ये रहा असली भारत। पालास वीक है, राजपुतास खत्म हो गए हैं, कल्याणी चालुक्यास आ गए हैं, और पूरा जो तुमको जिसको मैंने बताया था गुर्जारा पतियाला, ये कई सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम में कन्वर्ट हो गया है। देखो गुर्जारा पतियाला छोटे से वीक हो गए, इनसे अलग हो गए चहमनास, दिल्ली और तोमर, दिल्ली दोआब के जो क्षेत्र में तोमर आ गए, इसके अलावा मालवा के क्षेत्र में चंदेलास आ गए, इधर नीचे की तरफ तुम चले जाओ तो परमार्स आ गए, गहदवालास आ गए, कालचुड़ीज आ गए, ये सारे कौन है? ये सारे राजपूत किंगडम। दिस इज द फेट। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का हमारे भारतीय इतिहास में ये सिग्निफिकेंस है कि 3 मेजर डायनेस्टीज कमजोर पड़े हैं। कौन कौन? राजपुतास, पालास और गुर्जारा प्रत्यारास। और फाइनली क्या हुआ है कि जो गुर्जारा प्रत्यारास है वो कई सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम में कन्वर्ट हो गए। बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना। अब देखो अब हम लोग ये समझ गए हैं कि गुर्जारा प्रत्यारास में उधर क्या चल रहा है ये चीज। अब देखो देखो इधर देखो, ये कहानी कब की थी? कब की कहानी थी ये? जब 2 अंपायर हुआ करते, इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, इस्लाम राइज नहीं किया था। यहाँ पर पर्शियन ससानिद अंपायर था जो पर्शियन कल्चर जुरास्ट्रिज्म फॉलो कर रहा था, और यहाँ का बाइजेंटाइन जो कि क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा था। आगे बढ़ो। तो एक रूट डेवलप हुआ था यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद आए, उन्होंने मक्का मदीना को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, इस्लाम का राइज होना शुरू हुआ। ये कहानी हो चुकी है ना। फिर इसके बाद जब 632 में प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हुई, तो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद कौन आए? खलीफा आए। खलीफा में सबसे पहले खलीफा कौन थे? रशुद्दीन खलीफा। देखो उनका अंपायर इतना बड़ा है। कौन कौन से एरिया आ चुके हैं? मीना रीजन आ चुका है, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका का रीजन आ चुका है, सऊदी अरबिया का रीजन आ चुका है, और काफी हद तक जो है तुम्हारा पर्शिया का रीजन भी आ चुका है। ये फैला रहे अपने हाथ में। अब ये सब क्या है? मुस्लिम्स हैं। अभी आगे आओ। अपने जगह पर सबसे ज्यादा इस्लामिक एक्सपेंशन, कहते हैं कि इट्स अ गोल्डन पार्ट ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री, वो थे उमाइद। उमाइद के टाइम में मैक्सिमम एक्सपेंशन था, ऑलमोस्ट भारत तक आ चुके थे। ये वही टाइम था जब दाहिर को हराकर मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो ये सिंध तक आए हैं, इंडिया में नहीं घुसे। क्यों? क्योंकि उस समय गुर्जारा प्रत्यारा है जो डोमिनेंट है। समझे बातों की नहीं? अब पूरा अंपायर हुआ। इनफैक्ट कुछ तो यूरोप के भी रीजन जो है, पुर्तगाल स्पेन वाले रीजन, उस पर भी अब्बासिद उमाइद है। लेकिन धीमे धीमे क्या होना शुरू हुआ? उमाइदों ने एक काम करना शुरू कर दिया। उमाइदों ने कहा कि इतने बड़े अंपायर को हमको अगर बचाना है तो हमको ऊपर से तुर्की ट्राइब्स को लाना होगा। वो लोग बहुत बड़े लड़ाकू हैं और अच्छे। अब क्या मैंने तुर्कियों के बारे में क्या बताया था? तुर्की बारे में बात बताया था, क्या बताया था? मालिक के प्रति, लेकिन दे आर वेरी फास्ट इन स्विचिंग लॉयल्टीज। अगर तुम मेरे मालिक हो तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे, अगर तुम मेरे मालिक हो तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम बोलोगे तो इसको भी मार देंगे। जो मेरा मालिक बोलेगा वही करेगा मैं। समझे बातों की नहीं? तो ये कुछ वैसे किस्म के लोग हैं, लेकिन ये मुस्लिम्स नहीं है। जो यहां से बुलाए गए लोग हैं, यहां से जो बुलाए गए लोग हैं ये रीजन से, ये क्या ये मुस्लिम्स है? नहीं, सिर्फ पेगनिज्म फॉलो करते हैं। पेगनिज्म किसे बोलते हैं? पेगन थोड़ा सा रूड वर्ड है। ये एनिमिज्म, वो आग की पूजा, अपने समुदाय जानवरों की पूजा, अपने समुदाय में उनके अपने कुल देवी दिखाते। कोई खास धार्मिक सोच नहीं था इनके अंदर। अगर आपको याद हो तो जो इंडो ग्रीक्स भी इंडिया में आए थे,
कुशांस वगैरह सब, ये भी सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे। अरे यूटी ट्राइब बोलते हैं ना यार, इनका भी कोई रिलीजन नहीं था, तो यहाँ पर आके बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया है, वैष्णविज्म एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर इनको पैलेस गार्ड के फॉर्म में रखा जाएगा। लेकिन अरबी कल्चर में ये है कि इफ यू आर टैलेंटेड, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप अपने योग्यता के आधार पर वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट आप सुल्तान भी बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी योग्यता के हिसाब से अगर हमने आपको सुल्तान बना भी दिया तो भी अरबी द्वारा माने गए सुल्तान ही सुल्तान माने जाएंगे। नहीं समझा? तुम योग्य हो, तुम सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर कर लियो, तो तुम्हारे इस सुल्तान डिक्लेयर करने से काम नहीं होगा, क्योंकि तुम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं माने जाओगे। अरे नहीं समझा बात को? तो बता, डिस्कस किया है आप कि क्यों नहीं माने जाओगे? अरे तुम मान लो सुल्तान डिक्लेयर भी कर दिए, तो तुम्हारे साथ आर्मी कौन सी जाएगी? तुम मुसलमानों को ले जाओ, क्या कह के ले जाओगे भाई? तुम ये कहोगे ना भाई तुमको वहां पे आक्रमण करना है, वहां पे हमको इस्लामिक इन्वेजन करना बढ़ाना है, समझे बातों की? नहीं तो अगला वाला कहेगा भाई तुमको किसने बोल दिया है कि तुम सुल्तान हो? बोलोगे ना हाँ देखो मुझे अरबी खलीफे ने लिख के दिया है कि तुम सुल्तान हो। अच्छा, अरबी खलीफों ने दिया है जो कि इस्लाम के बहुत बड़े जनक है, हाँ तब तुम सुल्तान हो। बताओ कहाँ जाना है? तो वहां पे जिहाद करना है, फलाने जगह पर जाके अटैक कर दिए। नहीं समझा? तो भाई तुम अगर सुल्तान खुद को डिक्लेयर भी कर दोगे तो भी ये बहुत जरूरी है कि अरबी तुम्हें रिकॉग्नाइज करे बीइंग अ सुल्तान। नहीं समझा? क्लियर है सर? क्लियर है? ये बहुत जरूरी है। तो ये जब वहां से बुलाने लगते हैं तो ये खुद को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं और अरबियों से लिखवा भी लेते हैं। तो उमाइद के बाद जब अब्बासिद आएंगे तो धीमे धीमे क्या करेगा, ये जो लोग तुर्की लोग आए हैं ये धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट करके एरिया एक्वायर करने लगेंगे। तो धीमे धीमे उमाइद के बाद जो अब्बासिद होंगे वो वीक होने लगेंगे। देखो ये जो रीजन है ये अब खलीफों ने लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो तुर्की आ गए यहां पर, अब उनको मुसलमान बना दिया आपने, तो ये लोग तो इसको कहा कि भाई आप थोड़ा सा आप इधर होइए। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? अब देखो जब तुर्की यहां पर आएंगे तो अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर ये यहां जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अरे भाई मैं अगर तुर्की सुल्तान हूं और मुझे अगर कहीं पर अटैक करना है, प्लंडरिंग करनी है, तो मेरे साथ सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि या तो मैं इधर जाऊं तो इधर तो अरबी है और मैंने कह दिया भी अरबियों के अगेंस्ट अटैक करेंगे तो आर्मी अटैक नहीं करेगी, कहेंगे यार तुम अपने आप को मुस्लिम बता रहे हो और अरबियों पर अटैक कर लो। यहाँ पे जाओगे तो कोलैटरल डैमेज होगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं, यहीं पे जाओगे। एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑटोमन टर्क का है, ये हमारे काम का नहीं है। देखो देखो इधर देखो, ये अब्बासिद है और ये सफारिद कौन है? तुर्की है। समझे बातों की नहीं? और ये देखो यहाँ पे समरिद है, ये भी तुर्की है, ठीक है, और कर खरीद है, ये भी तुर्की है। ये कहेंगे कि हमको इधर बैठना है, ये कहेंगे कि हमको इधर जाना, तो कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो आगे बढ़ाते हैं। सफरिद के बाद समरिद ने अपने आप को एक्सपेंड किया, ये भी तुर्की है। अभी देखो और धीमे धीमे ये गजनाविद है। मैं अभी आता हूं मैं इसी चीज पर। देखो ये जो चीज है ये गजनाविद का अंपायर है। अब ये कैसे स्टैब्लिश हुआ है मैं समझाता हूं। जरा पहले इसके आसपास का क्षेत्र देखो, यहां पर कर खरीद है जो तुर्की है, ठीक है, यहां पे ख्वारिज्म है जो तुर्की है, यहां पर तुम्हारा क्या है, गजनाविद है जो तुर्की है, यहां पर बुरिद है और अब्बासिद है इधर। ये सारे के सारे जो तुम्हें येलो में दिखाई दे रहा है ये अरबी है। अब सिचुएशन देखो इनके पास क्या है। यहां पर एक अंपायर था जिसको कहते थे समरिद अंपायर।
अभी दिखाया ना समनित, ये भी तुर्की थे। समनित अंपायर, समनित अंपायर जब इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था तो इस एरिया को चलाने के लिए इनने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गवर्नर भेजा था। जैसे कि अशोक के समय में याद होगा कि 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे और पांचों में जैसे कोसली था, जैसे अवंती था, तो गवर्नर बने थे ना, प्रोविंसेस से बांटोगे कि नहीं। इन्होंने भी क्या किया कि पूरे के पूरे एरिया को कई सारे गवर्नर बना दिए। उसमें से एक गवर्नर जो था, वो एक जो एरिया था वो था गजना। ये देखो गजना दिखाई दे रहा है। गजना में एक गवर्नर बनाया गया सुबुत अल्पतकिन के नाम से, समझे वालों की नहीं, अल्पतकिन के नाम पर यहाँ पे गवर्नर बना। अभी गवर्नर है और समनित अंपायर के अंदर है। समनित अंपायर के अंदर गजना एक गवर्नर प्रोविंसेस था जिसमें अल्पतकिन नाम का एक आदमी बैठा हुआ था, समझे बातों की नहीं। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, गजना के नाम मैंने क्यों लिया, जरा देखो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। अरे मैं बता चुका हूँ यार, गजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहाँ पर फाइबर पास है, यहाँ पे गोमल पास है और एक और पास है, कहाँ पे, बोलन पास। किधर हो गया, जो मनसूरा के पास रहता है, ये रहा बोलन, फाइबर, गोमल और बोलन। अगला ध्यान सुनना, गजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया से कोई आदमी नहीं जा सकता, इस एरिया से कोई आदमी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं। अगर कोई गजना पे रहता है तो अगर कहीं खैबर पास के थ्रू पेशावर पहुंच गया और यहां पर गोमल पास के थ्रू मुल्तान पहुंच गया, तो मुल्तान पहुंचने के बाद गुजरात पहुंचना आसान है और पेशावर पहुंचने के बाद लाहौर से कन्नौज दिल्ली पहुंचना आसान है। नहीं समझा? पर ये इतना आसान नहीं है। तुमको याद करो, पिछले मैप में मैंने दिखाया था कि इस क्षेत्र में हिंदू शाही है, याद है? किसको किसको याद, अभी बताया था याद करो, गुजारा पटियाला में 3 किंगडम था, एक सिंध का था, एक मुल्तान का था और एक हिंदू शाही थे। दिखाए क्या मैंने? तो यहाँ पे कौन है, हिंदू शाही है। हिंदू शाही के राजा कौन थे, आनंदपाल। समझे बातों की नहीं? तो नेचुरली जब गजना का अल्पतकिन आया, अल्पतकिन कुछ नहीं कर पाए, तो उसके अगले शासक है सुबुतगिन, उनके बेटे हैं, उनको ही बाद में तुम महमूद गजनी के नाम से जानते हो। तो महमूद गजनी जो है अब यहाँ पर आते हो, कहते हैं मुझे पेशावर पर अटैक करके दिल्ली तक पहुंचना है और मुल्तान पर अटैक करके मुझे सोमनाथ तक पहुंचना है। क्यों क्यों लूटना, क्यों इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए दिखाना है। क्यों भाई, तुम एक काम करो, कॉन्कर कर लो, यही तो सवाल है। तुम कॉन्कर कर लो ना, ये लूट क्यों रहे हो, ये सवाल है भाई। बड़ा एम्पायर चलाना नहीं है, इसको भी तो एक्सपेंशन कर चाहिए होगा। तो एक्सपेंशन में इधर ये अरबियों के साथ लड़ेंगे नहीं, ऊपर ये सारे तुर्की बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये भारत में आएंगे, भारत को जीत रहे। भाई एम्पायर कोई भी आदमी बढ़ाना चाहेगा ना, क्या लगता है क्या कारण होगा, लूटा का है गुजिंदर ही। मैं इस सवाल को समझ नहीं पा रहा था, गजनी लूटे का है ये जानना है मुझे। कुछ और लूट के पैसा इकट्ठा करके कुछ तो करेंगे ना, अपने एम्पायर को एक्सटेंड ही करेंगे, हर आदमी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता है। उस समय वो किसी के अंदर थे, मतलब देखो सुनो, जब गजनी थे तब गजनियों को लगता था कि जो ऊपर के करखनिद हैं और ये ख्वारिज़मी है, इनको जीतना बहुत जरूरी है, नहीं समझा? क्योंकि ये इनके लिए क्या था, प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इसलिए भी था क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें दिखाई देगा, ये देखो आमू दरिया और सिर दरिया, दो नदी है जो पामीर से निकलता है और इसका जो बेल्ट है ये है ट्रांस ओक्सानिया। इसको अरबी में मवातुल नहर कहते हैं, भैया लिख लो। ट्रांस ओक्सानिया बेल्ट का जो बेल्ट है इसे मवातुल नहर बोलते हैं।
इस ज्योग्राफी को समझिएगा तो ही समझ पाएंगे कुछ भी। और ये पूरा बेल्ट जो है मवातुल नहर का है, जिसे ट्रांसोक्सेनिया कहा जाता है, ये बेल्ट। और उसके जस्ट साउथ में जो बेल्ट है वो खुरासन है। अब मैं कई बार मेडिवल हिस्ट्री में खुरासन शब्द इस्तेमाल करूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी करूंगा। यही खुरासन जीतना था मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर लोधी को यही खुरासन जीतना था, समझे। मैं बाबर के बारे में भी बोलूंगा तो उसे भी खुरासन जीतना था, समझे बात हो कि नहीं। अच्छा ऐसा क्या है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्या है कि ये गजनाविद एक तुर्की से लड़ाई करने की सोच रहा है, ये भी तो सोचिए, घुरिद को कैसे एनेक्सेशन करना और ये नहीं। लेकिन इतिहास को ना सर ऐसे मत पढ़िए कि इसने ऐसा कर दिया, रीजन जानिए। खुरासन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मवातुल नहर का बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसोक्सानिया का बेल्ट। थोड़ा दिमाग लगाइए सर, सारा दिमाग हम ही लगा देंगे तो मेरा दिमाग खर्च हो जाएगा। उतना बढ़ेगा तो बढ़ लगाइए ना आप, आपको बढ़ाना है, हमको खर्चा कम करना है। उसका ज्यादा बढ़ गया। बोले बोले बोले, सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए ना, हल्का सोचिए। मैं जो बता रहा हूँ समझ में भी आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? सर समझ में आ रहा है सर? सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया सर? आप ही को सर, आप ही को। अच्छा तो बताइए कैसे, क्या जरूरत है यहाँ पर? खुरासन और ट्रांसोक्सानिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर आदमी इसी को जीतना चाहता है? आमू दरिया सिर दरिया दो नदियां हैं तो क्या हो गया? यार एक तो दिमाग में लग रहा है ना सर कि आमू दरिया सिर दरिया के बीच का ये दोआब का बेल्ट है, तो फर्टाइल बेल्ट होगा। ये दोनों ट्रेड रूट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेड रूट पे पड़ता है, इसके थ्रू आप सिल्क रूट को वगैरह के जा सकते हैं, समझे बात होगी नहीं। और कोई भी आदमी अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए ट्रेड रूट पे जरूर करेगा, तो इनके पास मजबूरी है कि ये ख्वारिज्म को हटाए, तभी तो जीतेंगे। तो अभी इनकी नजर भारत में एनेक्सेशन नहीं है, ये चाह रहे हैं कि ये सिल्क रूट जो है ना इस पर कमान कर ले, तो जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उनको लूट लेंगे। नहीं समझा बात को? तो लूट की सोच अभी भी है, लेकिन अभी इनका ध्यान किधर है कि भैया खुरासन ट्रांसोक्सानिया जीत ले और ख्वारिज्म को जीतकर ट्रेड रूट पर पूरा कमान कर ले। तो प्रॉब्लम है कि इसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी कोई कॉमन आदमी नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, सामने वाला जो है वो भी तुर्की है, वो भी तुम्हें जीतना चाह रहा है, नहीं समझे? हाँ, तो सामने वाला भी आप ही को जीतना चाह रहा है, तो अभी इस फाइट को फंड करने के लिए पैसा चाहिए, समझे बात होगी नहीं। तो यहाँ के गजनी वाले क्या करेंगे, वाहिंद और पेशावर में हराएंगे आनंदपाल को, और उसके थ्रू जो है दिल्ली पहुंचेंगे। ध्यान सुनना, महमूद गजनी पहले दिल्ली पहुंचा था, ये गलती घोरी करेगा अभी, देखो अभी आ गया। और फिर वो एक दूसरे रास्ते से मुल्तान होते हुए वो गया गुजरात, गुजरात से वापस लौटकर वो बोलन पास होते हुए वापस दिल्ली पहुंच गया। दिस इज द रूट। एक बार किया, उसको दिल्ली में कम खजाना मिला, गुजरात में ज्यादा खजाना मिला, फिर गुजरात गया। जब जब पैसे की जरूरत पड़ी ख्वारिज्मों को हराने के लिए और खरीद को हराने के लिए, तब तक वो गया, पैसा लूटा, वापस आया। इसीलिए देना 17 रेट्स। बाद में मोहम्मद गजनी को समझ में आ गया भाई कि इन करखनिद और ख्वारिज्म के चक्कर में हम बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उसकी डेथ हो गई, समझ में आया। फिर इसी से एक इसी ये पूरा जो एरिया ना जबुलिस्तान का एरिया, इसी में एक और रीजन था घुर, समझे बात होगी नहीं। तो घुर, आप देखो इसको समझ में आया कि भाई गजनी तो बर्बाद हो गया करखनिद और ख्वारिज्म के चक्कर में, तो इनके साथ लड़ेंगे तो कोलेटरल डैमेज के अलावा कुछ नहीं होना हमारे साथ। तो क्या है कि रादर देन गोइंग नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड, क्यों ना भारत में ही चला जाएगा। बात समझा कि नहीं? तो बाद में घुरिद जो है वो भारत में जाते हैं और उसे जीतने की कोशिश करते हैं।
एक मिनट, गजनाविद के भारत आने पर कल्चरल एक्सपेंशन बहुत हुआ है। कैसे? इस समय में महमूद गजनी के साथ बहुत सारे लोग आए थे, जैसे अल बरूनी, जैसे फिरदौस शाहनामा सुने हो ना, फिरदौसी उन्हीं के सामने आया है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो तुर्की थे, फिरदौसी ने जो रचना लिखी है वो पर्शियन में लिखी है, इसे क्या समझते हो? भाई रीजन ही पर्शिया का है, बात समझे? इन्होंने केवल धर्म बदला था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पर्शिया का ही था। इसीलिए अरबी में अल बरूनी ने जो अपनी किताब लिखी है वो तुर्की में नहीं लिखी है, कायदे से तुर्की में लिखनी चाहिए थी, नहीं, केवल इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब। अच्छा, दिल्ली सुल्तान जब भारत में आते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन है या तुर्की एडमिनिस्ट्रेशन है? पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये लोग कहां से आए हैं? पर्शियन रीजन से आए हैं। यहाँ के लोग, ये जो तुर्की लोग आए हैं भारत, बाहर से तुर्की लोग आए हैं, इन्होंने बस अपना रिलीजन एक्सेप्ट किया है, इस्लाम। बाकी जितना एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज, ये सारा का सारा कौन सा एक्सेप्ट हुआ है? पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। इसीलिए अल बरूनी भी जब आएंगे तो अपनी बात जो किताबुल हिंद लिखेंगे वो पर्शियन में। फिरदौस जो बहुत बड़े पोएट थे महमूद गजनी में, वो भी जो है पर्शिया में लिख के आते हैं। तो इस समय में बहुत सारी बातें जो भारत से लेकर गए हैं वो सारा का सारा इन्होंने क्या किया है? बताया है कि भाई यहाँ पर भगवत गीता है, इसकी ये फिलॉसफी है, यहाँ पर उपनिषद है, इसकी ये फिलॉसफी है। समझ में आ गया? आप किताबुल हिंद में, इट्स अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय अल बरूनी। इस समय का भारत कैसा है अगर आपको जानना है तो आपको अल बरूनी किताब पढ़नी पड़ेगी, किताबुल हिंद। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इससे क्या पता चलता है कि अल बरूनी कई सारे लैंग्वेजेस सीखा, संस्कृत सीखा, समझ में आ रहा है, और उसने गीता और ये जो उपनिषद वगैरह है उनको पढ़ा, उसको अपनी किताब में उसकी फिलॉसफी को लिखा, और वो लेके कहां चला गया? पर्शिया, अरब के रीजन में, ताकि लोग जाने कि भैया इनका ये कल्चर है, इनका ये फिलॉसफी है, इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी बातें बड़ी बात है, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए गजनाविद के कॉन्क्वेस्ट के समय में जब गजनाविद भारत में आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? गजनाविद अपने साथ बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट को भी भारत में लेके अरब लेके जाते हैं। एक तो ये बात। अब आते हैं घुरिद पर। घुरिद में सबसे इंपॉर्टेंट घुरिद कौन है? मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी जब भारत में आया है वो 12th सेंचुरी की बात है, और 12th सेंचुरी में नॉर्थ भारत में कौन है? उत्तर भारत में राजपूत, क्योंकि गुजारा प्रतिहारा डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। समझ पा रहा है? तो अब अपनी कहानी जो है वो मेन ट्रैक पे पहुंची है, जब वहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि 12th सेंचुरी में एक तरफ भारत के उत्तरी भारत में कई सारे राजपूत हैं और एक तरफ कौन है? मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी को क्या समझ में आ चुका है? कल खलीद और ख्वारिज़्म से लड़ेंगे तो क्या होंगे? बर्बाद ही होंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। तुम और बड़ी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो कि मोहम्मद घोरी ने भारत में एक सल्तनत एस्टैब्लिश भी कर दिया तो वो इस्लामिक सल्तनत होगा। इसको अप्रूव कौन करेगा? मुरीद और अब्बासिद करेंगे, खलीफे करेंगे, और खलीफों अटैक कर देंगे तो जिंदगी में कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए गौर करना कि जब मोहम्मद घोरी जब भारत में आते हैं तो वो अपना एक स्लेव छोड़ते हैं। कौन होता है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान नहीं है, वो गुलाम है मोहम्मद घोरी का। और इसलिए भी वो सुल्तान नहीं है क्योंकि बाबू बात मत करो, इसलिए भी वो सुल्तान नहीं है क्योंकि ऐबक ने खलीफों से लिखवाया नहीं है मंसूरनामा कि बेटा तू जो है सुल्तान है। इसलिए अगर खुतबा पढ़ा जाएगा तो खुतबा मोहम्मद घोरी के नाम पे ही पढ़ा जाएगा। देखो, इस्लामिक एम्पायर में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो उस जगह के राजा के नाम पे पढ़ा जाता है, समझे? इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसमें दो राजाओं, कौन सा ऐसा राजा था जिसने दो राजाओं का नाम जो है, दो राजाओं के नाम पर खुतबा पढ़ा गया? सैयद डायनेस्टी में है वो।
खुतबा जब भी पढ़ा जाएगा, खुतबा जानते हो क्या होता है? जब नमाज पढ़ते हैं ना हम अपन, तो एक खुतबा होता है, एक सेक्शन होता है, उसमें राजा का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर खुतबा ऐबक के नाम पे नहीं होगा, मोहम्मद घोरी के नाम पे होगा, क्योंकि ऐबक जो है वो मोहम्मद घोरी का क्या है? दास है। और घोरी ऐबक ने अपना नाम भी नहीं करवाया मंसूरनामा में कि भैया मैं सुल्तान हूं, और इल्तुतमिश ये काम करेंगे क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना है, इसीलिए वो मंसूरनामा लिखवाएगा। इसीलिए कई बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सुल्तान दिल्ली सुल्तानों में कौन था, पहला डेजिग्नेटेड सुल्तान दिल्ली सुल्तानों में कौन था, तो उसमें आपका इल्तुतमिश आंसर रहता है। लोग कहते हैं पता नहीं गलत है क्या, नहीं समझा? अरे नहीं समझा भाई। ऐबक के समय में उसने मंसूरनामा नहीं लिखाया, वो अपने आप को हमेशा यही कहता हुआ कि भाई मैं स्लेव हूं। इसीलिए ऐबक द्वारा बनाई गई डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। बख्तियार खिलजी जो बिहार आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अफगान वंश शुरू कर रहा हूं, उसने यही बोला कि मैं स्लेव हूं, क्योंकि उसको जो है मंसूरनामे के तौर पर सुल्तान नहीं डेजिग्नेट किया गया था। इल्तुतमिश ने ये काम करवा लिया था कायदे से, बलबन ने ये काम करवा लिया था कायदे से, अलाउद्दीन खिलजी ने काम करवा लिया था कायदे से। फायदा क्या होगा मंसूरनामा लिखवाने से? सपोर्ट मिलेगा, लेजिटिमाइज होगा। अरे भाई तुमने सुना है सैयद ब्रदर्स का नाम सुना है? दे आर नोन एज किंग मेकर्स। भारतीय इतिहास में, मुगलों के इतिहास में किंग मेकर के नाम से सैयद ब्रदर्स, नाम सुने आप? जुल्फिकार खान, सैयद ब्रदर्स, नहीं सुना? अच्छी बात नहीं है, इतना तो नाम है, तो बहुत ही फेमस नाम है सैयद ब्रदर्स। किंग मेकर थे तो सैयद ब्रदर्स का ही खुद राजा बन गए। बाद में जो मुगल आएंगे, मुगल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा कमजोर हो जाता है, उनको राजा बनाने के लिए कई सारे किंग मेकर होते हैं। आज मैं एक राहुल को दूंगा एक वीडियो, उसमें भी देखना एक प्लेयर है किंग मेकर का, सिंडिकेट का, एक कामराज के रूप में। मैं इसको दूंगा, तुम उस वीडियो को देखना। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपने कभी सोचा है कि सैयद ब्रदर्स राजा खुद क्यों नहीं बन गए? नहीं सोचा? आप तो नाम ही नहीं जानते हो, तो क्या मतलब है एग्जाम्पल का? कभी सोचा आपने? सर आप तो जानते हो सैयद ब्रदर्स इतने डोमिनेटिंग आदमी थे, डोमिनेट करते थे, तो फारूक सियाल को राजा क्यों बनाया? खुद राजा क्यों नहीं बन गए? ऐसा नहीं है भैया, केवल आपके मानने से राजा नहीं हो जाते आप, लोग भी मानना चाहिए आपको राजा। बाबर जब भारत में पहली बार आया था, उसके सामने समस्या यही थी कि लोग ही मान नहीं रहे थे कि तुम बेटा यहां के राजा हो, तो वो किले के अंदर रहता 24 घंटे, वो कहता रहता, रोता, उसके तुझे के बारे में मैं अकेला हो गया हूं यहाँ पर आके, उससे कोई बात नहीं करता है, केवल शराब और अफीम मेरा दोस्त है। बाबर बहुत दुखी था यार, 50 साल के रूल में इतना इमोशनल अपील है बाबर का तुझे के बाबरी में कि आपके आंख से आंसू आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि जिंदगी में कितना अकेला है। लोग ही एक्सेप्ट नहीं किए थे। अकबर का एक्सेप्टेंस बहुत बाद में हुआ ना, अकबर तो बहुत बाद का रूलर है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। केवल आपके कह देने से आप सुल्तान नहीं हैं। सैयद ब्रदर्स राजा इसलिए नहीं बोले क्योंकि सैयद ब्रदर्स अगर अपने आप को राजा डिक्लेयर कर भी देते तो कर सकते थे, उन्हें राजा कोई मानता नहीं, नोबिलिटी राजा नहीं मानती, क्योंकि राजा बनने के लिए तिमुरिद रूल के हिसाब से वो राजवंश पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए जहांगीर कितने भी नलायक हो, राजा वही होंगे। नहीं समझा भैया? ये पॉलिटिक्स आपको समझना होगा, नहीं समझे? आप प्रधानमंत्री पोस्ट पे भी आ जाएंगे, सामने वाला कैबिनेट अगर आपको प्रधानमंत्री नहीं मान रहा है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रूल करना। इसलिए कैबिनेट का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री हैं। नहीं समझा? ऐबक के लिए डिफिकल्टी था, ऐबक को स्लेव के फॉर्म में लाया गया था यहां पर। नहीं समझा? अच्छा, अब आते हैं हमारे सामने, अब आते हैं भारत में घुरी
घुरिद आए तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई उत्तर पश्चिम भारत में चौहान है, और चौहान के सबसे मजबूत राजा हैं पृथ्वीराज चौहान। वो भी थोड़े से मौज भोग विलास वाले आदमी थे, हालांकि बहुत पावरफुल लगा थे। ये पता है इस लड़के को, इस लड़के को ये बहुत जबरदस्त पता है। ओके भाई, इसको संजय प्रसाद नहीं पता है, लेकिन वो बहुत भोग विलास वाले आदमी थे। पिक्चर देखिए क्या था पृथ्वीराज चौहान वाला, रिवीजन किया है, एक बार करने के बाद दिल नहीं बना, दूसरी बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके फाइन, चलिए शुरू करते हैं। तो जो वेस्टर्न फ्रंट था वहां पे चौहान थे, चैमनाथ, अगर आपको याद हो मैप में, तो मैंने चैमनाथ भी दिखाया था। अब देखो वो भाई सुनो इधर, तो घुरिद के पास दो ऑप्शन था। ओ बाबू इधर देखो, एक या तो वो ये रास्ता ले और दिल्ली जीत ले, और इसके लिए उसे चौहान से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में पंजाब भी आता है, बठिंडा वगैरह भी यहीं पर आता है। अच्छा एक और बात, चौहान जो कि दिल्ली और राजस्थान राजपुताना के क्षेत्र में है, इसे भी पंजाब चाहिए, इसको भी गुजरात चाहिए, और इसको भी दिल्ली चाहिए। तो घुरिद पहले क्या सोचे कि एक काम करते हैं यार, मोहम्मद घुरी वो सोचे ये काम करते हैं यार, पहले सोमनाथ पे जाके पैसा वसूल लेते हैं। नहीं समझा? बस सोमनाथ पे जाए, मंदिर लूटे, पैसा वसूले। गजनी पहले ये काम नहीं किया है, गजनी ने पहले पंजाब दिल्ली जीता है, पंजाब जीता है, उसके बाद आखिरी फैसला सोमनाथ का था। अंतर देखिए, इसने कहा कि गजनी मूर्ख था क्या, अरे पहले लूट वाली जगह ढूंढो, सीधे सोमनाथ पर अटैक करो, मंदिर वंदिर तुड़वाओ। मंदिर तुड़वाने पर सैनिक खुश हो जाएंगे, जिहाद एस्टेब्लिश हो जाएगा, और हमको तो पैसे से मतलब है। सैनिक मोटिवेटेड रहने चाहिए, जिहाद का नारा लगा देंगे, खम्स के तहत 450 प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 1 हमें मिल जाएगा, 4 उनको मिल जाएगा, और नहीं तो जन्नत तो है ही, मारे गए तो जन्नत, नहीं मारे गए तो पैसा पैसा पैसा। अब तुम सोचो ऐसी आर्मी कितनी खतरनाक होगी। चौहानों के पास 20,000 की आर्मी थी, घोड़ी के पास 1,500-2,000 की आर्मी थी। हाँ, और ये अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था सैनिकों को, और घोड़ी किस लिए? पैसे और टेरिटरी के लिए। क्या यार लगता है ना गजनी बड़ा मूर्ख इंसान था यार, फर्जी दिल्ली गया, कितना पैसा लूटेगा दिल्ली में, कन्नौज में। चलो पहले राजपुताना के पास जाते हैं, यहां पर अटैक कर देते हैं। देखिए प्रॉब्लम है यहां पर, अगर आप सोमनाथ जीतने के लिए डायरेक्ट जाएंगे तो सामने राजपुताना है, उससे लड़ना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली जीत लेते तो पंजाब जीतते हुए, पंजाब एरिया जीतते हुए, लुधियाना लाहौर जीतते हुए, राजपुताना का कॉन्कर करते हुए जाते, तो यहां के जो राजपूत थे अगर दिल्ली जीती होते तो कभी भी इनकी मदद नहीं करते। अगर आप यहां पे डायरेक्ट जाएंगे तो राजपुताना की मदद करने के लिए और राजपूत, जगह जगह के राजपूत मदद कर देंगे, तो आप कभी नहीं जीतेंगे। पहली लड़ाई जो वो जाते हैं गुजरात की तरफ, वो हार जाते हैं। क्यों? एक तो आप आएंगे तो यहाँ पे डेजर्ट है, और राजपूत इस डेजर्ट में लड़ने के लिए एक्सपर्ट है, क्योंकि उनकी लोकल कंडीशंस है। आप वहां तुर्की है भाई, आपके घोड़े इतना सह नहीं पाएंगे, ये समझ लो बात को। आप टेम्परेट रीजन से आए, आपके घोड़े इतना सह नहीं पाएंगे, और राजपूतों के लिए क्या है सर, वो तो यही है, यही खाना यही पीना। तो पहली लड़ाई वो हारते हैं। तब समझ में आता है कि बेटा अगर मुझे जीतना है और पैसे वसूलने हैं तो पहले दिल्ली जीतना होगा, पहले पंजाब जीतना होगा, राजपुताना को जीतना पड़ेगा, तभी सोमनाथ जीत पाएंगे। फिर अपने मैंड को, अपने रास्ते को बदलते हैं
और फिर वो दिल्ली की तरफ, इसी वजह से उनको चौहान से लड़ाई करनी पड़ती तराइन। पहले नहीं लड़ने की सोच रहे थे, पहली लड़ाई इनकी जो है सिंध और गुजरात के राजाओं के साथ है। आप देख लीजिए, पढ़िए, मैं भी बढ़ाऊंगा आपको। पहली लड़ाई जो है इनकी खुद सिंध और गुजरात के राजाओं से है। दूसरी लड़ाई में वो तराइन के द्वारा लड़ाई लड़ने जाते हैं कि भैया इसके बिना नहीं जीत पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि चौहानों को क्यों लड़ना है, उनको क्या मोटिवेशन है। चौहान को भी पंजाब चाहिए, क्योंकि उसे भी तो पंजाब जीतकर पेशावर के रास्ते, उसके भी अपने एस्पिरेशन है भाई, वो भी बैठा हुआ भूजा नहीं खा रहा, उसे भी तो खुरासन जीतना है, मवादुल नहर, ट्रांसोक्सानिया, ख्वारिज्म, उसके भी सपने अलग है भाई। मोहम्मद बिन तिब्बत सोच सकता है तो पृथ्वीराज चौहान ने सोच लिया तो क्या बुरा कर लिया, समझे बातों की नहीं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की भी आर्मी बड़ी कंसोलिडेटेड है, पर पृथ्वीराज चौहान ने गलती कर दिया, उनको प्यार हो गया, वो भी किससे, जयचंद की बेटी से। वो जयचंद जो कि चौहान एम्पायर का असली शासक समझता था, तो शासन भी नहीं मिला था, और उसकी बेटी को बीच मंडप से उठा के लेके आ गए। जयचंद दुखी है कि नहीं। जयचंद ने भी कसम खा रखा था, बेटा एक दिन तो तुझे बताऊंगा मैं, है ना। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की कंसोलिडेटेड आर्मी, इसमें हाथी भी है, इसमें घोड़े भी हैं, ऊंट भी है, और एक तरफ कौन है, घुरीद की आर्मी, मोहम्मद घोरी की आर्मी। ये दोनों आपस में लड़ाई करें, दोनों आपस में लड़ाई करें, फिर भी आप समझिए कि पृथ्वीराज चौहान के पास लोकल कंडीशंस है, और अरबी घोड़े ऐसे नहीं है सर जी कि वो इन कंडीशंस पर लड़ाई कर सके, तो पहली लड़ाई वो हार जाता है। अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने एक बहुत बड़ी गलती करी। भाई अगर तुम्हारे दिमाग में पंजाब चल रहा है, पेशावर चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में खुरासन चल रहा है, ट्रांसोक्सानिया चल रहा है, तो तुम खदेड़ दो। अगर आपके दिमाग में इतना कुछ टेरिटोरियल एनेक्सेशन चल रहा है, तो मोहम्मद घोरी को खदेड़ दीजिए आप। तब तक खदेड़ी दिए जब तक मारे न जाए वो। तो चौहानों का जो अंपायर था उससे खदेड़ के भगा दिया बस उन्होंने, और आराम से कि बहुत बड़ी जीत ली हमने, तुर्की सुल्तान को हरा दिया, मजे में चल रहा है, लड़कियां नाच रही, दारू चल रहा है, शराब चल रहा है, लगा कि भाई अब सेलिब्रेट किया जाए। अर्ली सेलिब्रेशन इज वेरी डेंजरस। अगर आप खदेड़ कर वहीं पे मार दिए होते तो आपके सामने वो प्रॉब्लम बनती ही नहीं, और शायद आप बहुत बड़ा एरिया जीत भी जाते। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, कहा जाओ यार ठीक है तुम चले गए वहां, इतना काफी है। और ऊपर से तुम्हें प्रिपेयर होना करना चाहिए था अपने आप को, ऐसे एनेक्सेशन, ऐसे अटैक्स फ्यूचर में भी पॉसिबल है। 1191 की बात मैं कर रहा हूं तुम्हारे सामने तराइन की बात। अब ये दारू वारू शराब वराब मौज मस्ती कॉम्प्लेसेंट हो गए। पृथ्वीराज चौहान कॉम्प्लेसेंट जानते हो क्या मतलब होता है? अरे बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है। जिस समय आप अपने लाइफ में कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, क्या मेरा यही फाइनल डेस्टिनेशन है, आई नेवर मेड माई वेज वेरी इजी, कहीं पर भी मैं 1-1.5 साल ज्यादा टिका नहीं हूं। आई ऑलवेज चैलेंज माई सेल्फ। कभी भी आप, द मोमेंट यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा आपका कॉम्प्लेसेंट। अगर आप यूपीएससी भी क्लियर कर लें तो भी आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। तब भी आपको सोचना चाहिए कि आपको कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे होना है, तब भी आपको सोचना चाहिए कि हायर एजुकेशन मुझे कैसे परस्यू करना है, कैसे मुझे हायर रैंक्स पे जाना है, कैसे मुझे किसी कमिटी का मेंबर बनना है। ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ। द मोमेंट यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, उसी आईएएस का नाम आप जानते नहीं। जब आप बीपीएससी क्लियर कर लीजिए, नेवर बिकम कॉम्प्लेसेंट। उसके आगे की सोचिए कि अब क्या, अब हम अपनी लाइफ को कैसे चैलेंज करें। यहां वो पृथ्वीराज चौहान बिकम कॉम्प्लेसेंट,
और इस कॉम्प्लेसेंसी के चक्कर में 1 साल गवा दिया उन्होंने। इससे फायदा क्या हुआ? आपको मोहम्मद घोरी को फायदा हुआ। मोहम्मद घोरी ने क्या किया? अपने आप को 1 साल में पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। तो समझ में आ गया कि भाई सामने वाली आदमी हल्की नहीं है। और मोहम्मद घोरी को यह भी समझ में आ गया कि मैं चौहानों से अकेला तो नहीं लड़ सकता। मोहम्मद घोरी ने वहां के पॉलिटिकल कंडीशंस को पढ़ा, कहा कि इन राजपूतों में आपस नहीं बनती है। ये यही की कहानी नहीं है, अहमद शाह अब्दाली की कहानी भी यही है, नादिर शाह की कहानी भी यही है। अहमद शाह अब्दाली जब लड़ते हैं तृतीय पानीपत की लड़ाई, तो उनका आखिरी स्टेटमेंट क्या है? तुम भारतीयों पर आक्रमण करना बहुत आसान है क्योंकि तुम अपने दुश्मन खुद हो। दिस वाज द लास्ट स्टेटमेंट गिवन बाय अहमद शाह अब्दाली, एन अफगानी, जो मराठा पावर के अगेंस्ट लड़ा था। यही स्टेटमेंट है उनका कि तुम भारतीयों पर आक्रमण करना आसान है क्योंकि तुम अपने दुश्मन खुद हो। हम मराठा के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, मुगल सल्तनत हमारी मदद कर रही है। रादर देन क्रिएटिंग ए कंसोलिडेटेड फ्रंट, आप क्या कर रहे हो? आप एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे हो। ये बात मोहम्मद घोरी ने भी पकड़ा कि भैया इनमें आपसी बनती नहीं है, किसी को तो पकड़ो। तोमर को बोला, तोमर ने ध्यान नहीं दिया। कालचुनीस बोला बहुत अंदर जाना पड़ेगा। आसपास का आदमी बताओ ना यार, तो बोला कि जयचंद कन्नौज बिल्कुल कर रहे हैं। जयचंद दुखी भी है। जयचंद ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, इस चौहान को किस तरीके से हटाइए क्योंकि इस पर मेरा हक पहले बनता है चौहान सल्तनत पर आने का। हमारा हक पहले बनता है। अरे उल्लू, तुमको लगता है तुमको तुम्हारा हक देगा मोहम्मद घोरी? लूटने आया होता, लूट के निकल गया होता। अब इसके मंसूबे वो नहीं है। अब तुम्हारी मदद से चौहान को हराएगा और तुमको वो एम्पायर देके चल देगा। जयचंद को यही लग रहा। जयचंद ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। 1192 का बैटल बिना लड़े जीत गए वो। इंटरनल कॉन्स्पिरेसी, जयचंद ने मदद कर दिया मोहम्मद घोरी को, पृथ्वीराज चौहान हार गए। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जो है उनको पूरी तरीके से मारा नहीं गया। उनको कहा कि उस एरिया पर आप रूल करिए, पर कुछ कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस के तहत बाद में मोहम्मद घोरी ने एक्सिक्यूट कर दिया। आपको पता है उसके जस्ट अगले साल जयचंद को कुत्ते की तरह मारा मोहम्मद घोरी ने। समझ में आया ना? 94 की बात। चंदावर वो बोला भाई हमको अपनी डायनेस्टी चाहिए। कई बार आएगा तो डायनेस्टी देते हैं, आओ तुमको डायनेस्टी देते हैं। जयचंद बुरी तरह मारे जाते हैं, एक्सिक्यूट किया गया जयचंद को। तू तो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, तेरे को रूल देने का मतलब है तू कब मेरे अगेंस्ट पहुंच दे। जब तू अपने राजपूत के फेवर में नहीं हो सकता तो मेरे फेवर में घंटा होगा। समझा? चंदावर के बाद कोई भी इनके अगेंस्ट खड़ा होने वाला बचता नहीं है। फिर ये क्या करते हैं? ये अपने 2 स्लेव को भारत में छोड़ते हैं। एक तीसरी बैटल ऑफ तराइन भी हुआ है, दैट इज फॉट बाय इल्तुतमिश। बाद में की कहानी है ये। यहां पर क्या है? यहां पर क्या हुआ कि अब इनके 2 स्लेव थे। एक देखिए, एक होता है डेस्टिनी डिसाइड्स हु विल बी द रूलर। अब इनके 2 स्लेव थे, एक का नाम था बख्तियार खिलजी अफगानी और दूसरे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तू दिल्ली दोआब के क्षेत्र में रह और मेरे नाम से शासन कर। बख्तियार खिलजी को कहा कि भाई तू जा बंगाल अफगान और वहां पे शासन कर मेरे नाम से। समझे बातों की नहीं? तो कुतुबुद्दीन चूंकि दिल्ली दोआब में है इसलिए वहां से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। वो किसके नाम पे कर रहे होते हैं? मोहम्मद घुर के नाम पर।
1206 में उनको स्टैब्लिश किया जाता है, 1206। और बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार बंगाल में जाते हैं। तभी आप सुनते हो कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया, विक्रमशिला जला दिया, बख्तियार खिलजी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो आया क्यों था भाई? वो तुम्हें पूछने तो आया नहीं था। उस तो भैया वो तुर्की था, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तुर्की सपोर्ट किया हुआ अफगानी था वो, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसे इस्लामिक इन्वेजन के बारे में बताया गया और उसने वही काम किया। समझ में? हालांकि कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जलाया है, पर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जलाया। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये बात कहां मिलेगा आपको? इम्तियाज अहमद की किताब। समझ में आया कि नहीं? इसे कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। इसीलिए आप जरा गौर करिएगा कि बंगाल और बिहार में अब के बाद यानी 1200 के बाद आपको अफगान शासन शुरू दिखाई देगा। इसीलिए शेरशाह सूरी जो है वो अफगानी है। समझा? बख्तियार खिलजी एक अफगानी है, इसीलिए अब तुमको वहां पर अफगान का सब कुछ डोमिनेंस दिखाई देगा। इसीलिए आप गौर करना, लोधी अफगानी है। दिल्ली सुल्तानों में लोधी अफगानी है। और लोधी का जो स्टाइल था वो डबल डोम का स्टाइल था और ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर पे घर बनाते थे, ऐसे करके, ऐसे करके बनाते थे, इसके ऊपर घर बनाते थे। इसी की कॉपी शेरशाह सूरी करते हैं। जो ससाराम का जो फोर्ट है आपका, जो झील के अंदर बना हुआ है, वो भी ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर और डबल डोम है, क्योंकि दोनों अफगानी है। नहीं समझा? समझा आपको क्या बोल रहे हैं हम? लोधी भी अफगानी है। आपसे पूछा जाता है सवाल में कि अच्छा बताइए तो ये कौन सा दिल्ली वंश का शासक जो है वो तुर्की नहीं है, अफगानी है? उसका आंसर लोधी है। बाबर तिमुराइद था, उसकी कहानी अलग है, वो मिक्स है। वो तुर्की भी है और मंगोली भी है, अफगानी नहीं। समरकंद वगैरह है ना, समरकंद यानी उज्बेकिस्तान में है, वो तुर्की है। वो बोलता था वो चंगेज खान के खानदान का है। तो बोला चंगेज खान के नाम से करेंगे तो कोई हमको शासन नहीं मिलेगा, तो वो बोला तिमुरी है। तुर्की में नहीं बोलता था वो अपने आप को। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया कि वो अपने आप को क्या बोल रहे? तिमुराइद। तिमुराइद कौन है बे? उज्बेकिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में पड़ता है। तुम तुर्की हो, तभी तुजुके बाबरी तुर्की में लिखा हुआ है। अरे उसी का बेटा है यार, अब उसको जो बोल रहा है बोल लो। नहीं समझा बात को? तुजुके बाबरी तुर्की में लिखा गया है। वो खुद भी प्रूफ कर रहा है कि मैं तुर्की, बस बोलता नहीं था भैया मैं तिमूरी हूँ। तिमूर मेरे पिता मेरे दादा परदादा हुआ करते थे। अब वो कहाँ के थे हमको मालूम नहीं। अबे तुम तुर्की हो, तुम्हारा लैंग्वेज ही तुर्की है, पर कभी तुमको ये ना ही मंगोली कहते हुए नजर आएंगे ना ही तुर्की बोलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तुर्की बोलेंगे तो भी अवसर नहीं किए जाएंगे, तो मारकाट वाले लोग हैं। मंगोली बोले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम चंगेज खान के खानदान के हो। अभी चंगेज खान का कहर शुरू होगा, ये तुर्की झेलेगा इस कहर को। समझे बात की नहीं है ना? समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे क्या हो गया है? दिल्ली सुल्तान एस्टैब्लिश हो गया, 1206 में आ गए। इसी को यही बंद करना है। कल हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली सुल्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ये भी इमोशनल आदमी है। इल्तुतमिश के सामने समस्याओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि रजिया सुल्तान के सामने क्या समस्याएं थी, याकूत के साथ उसका रिलेशन क्या था। समझ में? इतिहास में इसको बोलते हैं कि वो उसका जो लवर था, ऐसा था वैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना लवर था वो तो देखेंगे। बठिंडा के साथ क्या उसका रिलेशन था। फिर उसका बलबन पे आएंगे हम। बलबन की पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, बलबन नौरोज करते हुए नजर आते हैं। नौरोज पर्शियन फेस्टिवल है, पर्शियन न्यू ईयर है। समझ लो बातों की नहीं? चलिए बात करते हैं बाद में। थैंक यू। अभी आपका उसकी क्लास है, इसलिए मैं 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा स्केम